हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज पॉलिटी क्लास। तो जैसा कि आपको दिख रहा टॉपिक, हम लोग आज बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल, व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एन एग्जाम, एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, लाइक अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो या यूपीएससी जेपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है व्हाट इज कॉल्ड प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में हम लोग समझ ले पहले क्या है। तो प्रियम्बल क्या है एक्चुअली? दिस इज वी कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड अ समरी, है ना। दिस इज कॉल्ड समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर किसी को समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट, दिस इज द लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित कह सकते संविधान है, लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपके पास प्रियम्बल एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है जो पूरे संविधान को बता दे रहा है, दैट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, so we'll begin with the chapter preamble. Okay, and first try to understand which country was the first that started with preamble। पहला देश वो कौन था जो प्रियम्बल से स्टार्ट किया था? तो यहां पर हम जानेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अमेरिका की संविधान पहली संविधान थी जिसने प्रियम्बल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद सारे कंट्री, बहुत सारे कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें क्या बोला गया? इंडिया एंड मेनी अदर कंट्री फॉलो दिस प्रैक्टिस। ठीक है, द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक आप किसी एक बुक पढ़ते हो तो उस बुक का पहले इंट्रोडक्शन होता है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस बुक इज ऑल अबाउट, व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन इन दिस बुक। ओके, उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना। सिमिलर वे में प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। इट कंटेन द एसेंस एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रस्तावना संविधान की भूमिका या प्रस्ताव है, यह संविधान का सार और दर्शन प्रस्तुत करता है। यानी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान चाहिए क्यों। फिलोसफी का मतलब होता है कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा संविधान हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके जो हिस्टोरिकल थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा कि प्रियम्बल का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ, कब हुआ। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जैसा आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले हमारे देश के संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्टैब्लिशमेंट हो गया था। जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ था, है ना, स्टैब्लिश हुआ था, ये एक्चुअली किसके बेसिस पे हुआ था? तो ये याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग हमारे देश का पहला जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो था 9 दिसंबर 1946। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 24 मार्च 1946 में भारत में आया था, और जिसके कहने पर, जिसके मॉडल के तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस संविधान सभा ने पहला जो मीटिंग किया तो वो था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसी मीटिंग में पहली बार, है ना, सबसे पहले परमानेंट नहीं, टेम्पोररी कहेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, तो यानी कि 9 दिसंबर से ये मीटिंग स्टार्ट हो चुका था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कि कैसे हम संविधान क्या बनाएंगे। और इसी डेट, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर, याद रहे जो डेट है 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मींस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बताया गया था? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि व्हाट एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट, कौन सा संविधान हमें चाहिए, हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। और इसे 22 जनवरी, याद रहे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास कर लिया था, पास कर दिया था इस रेजोल्यूशन को। और ये आज के समय हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। So today preamble, actually this concept started on 13 December 1946 from the our most important, the first prime minister of our country,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो वर्ड कह सकते हैं कि फ्रेज यूज किए हैं। एन ए पालकीवाला। सो एन ए पालकीवाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, जिन्होंने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा? दिस इज द कहते कि संविधान की ये पहचान पत्र है। ये पूछता है एग्जाम में, आपको हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सके कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एन ए पालकीवाला। सेम वे में के एम मुंशी ने कहा था प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जन्म कुंडली, संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रियम्बल का जो हिस्ट्री है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वहां से स्टार्ट होता है 13 दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली व्हाट इज प्रियम्बल इज गिवन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। तो यहाँ पर दिया गया प्रियम्बल एक्चुअल में है क्या। अगर हम प्रियम्बल को पढ़े तो यहाँ पर आपको नजर आएगा जो इंग्लिश में इंग्लिश वर्जन है वो भी है और हिंदी है उसमें भी दिया गया और बताया गया सबसे पहले कि इंग्लिश में बताया गया है प्रियम्बल वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर पढ़ोगे जब तो पता चलेगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन। हमें कैसा भारत चाहिए? सोवरेन चाहिए। कैसा भारत चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ठीक है, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, उसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मींस लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक यानी गणराज्य, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का। हम बात करें क्या? जस्टिस, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी लोगों के साथ जस्टिस होगा। हमारे यहाँ समाज में जितने लोग हैं सबके साथ न्याय होगा। कौन कौन से न्याय होगा? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ओके, सोशल जस्टिस होगा। लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना। इक्वालिटी यानी समता, यानी सबका इक्वालिटी होगा, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए। और फ्रेटर्निटी यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिष्ठा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो अगर हम पूरा प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली चार चीज पे हमें फोकस करना पड़ता है, ठीक है। हमें चार चीज पे यहाँ पर फोकस करना पड़ता है जब पूरा प्रियम्बल पढ़ते हैं। सो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो संविधान है, ये जो प्रियम्बल, ये पावर अथॉरिटी किसको दिया है ना, किसके पास अथॉरिटी है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल का जो पहला जो वो है ना सेंटेंस, दैट इज द वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया से हमें क्या पता चलता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया से पता चलता है कि यहाँ के लोग के पास अथॉरिटी है। लाइक दे हैव अ पावर टू वोट। वोटिंग पावर जो है ना, ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो भी 18 ईयर से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको राइट टू वोट, उनको वोट करने का अधिकार है। वो वोट करके अपने पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं, ओके। अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो है उनका उनके अकॉर्डिंग उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे वो चाहे उसे वोट कर सकते हैं। तो पावर यहाँ पर किसको दिया गया? पीपुल ऑफ इंडिया। दूसरा बताता कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो ये बताता है कि हमारा जो कंट्री है, ये कंट्री जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक सोवरेन कंट्री है ना, सोवरेन कंट्री है। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। यानी कि ये बताता है दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव है हमें जस्टिस कराना, स्वतंत्रता दिलाना, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। दिस आर द सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यानी कि जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपका जो स्वतंत्रता है आपका सोचने का, अपना एक्सप्रेशन, बिलीफ, आपका जो विश्वास है, आपका जो आस्था है, उसके हिसाब से। इक्वालिटी की बात करते हैं यानी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। ये सब आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखता है, आर्टिकल 51A में बताता है एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्रियम्बल इज एडॉप्शन डेट, यानी हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डेट व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। तो ये 26 नवंबर 1949 है। इसे आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और ये लागू कब हुआ? केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग अब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं।
यानी कि इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहला मीटिंग किया था 9 दिसंबर 1946 को, फाइनली उसने कॉन्स्टिट्यूशन 2 इयर्स, क्योंकि 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, इतना समय लगा हमें भारत का संविधान बनाने में, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स कितने, तो याद रखिएगा टोटल मेंबर 389 मेंबर्स थे। जिसके बाद जब मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, मुस्लिम लीग के हिसाब से पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद 299 मेंबर ही बचते हैं। तो इन्होंने मिलकर संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर संविधान को कंप्लीट कर दिया, और ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जो लागू होता है 26 जनवरी 1950। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर लेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवरेन। देखिए, सोवरेन का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। यानी जब 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को जब इंडिया ने यूनाइटेड और कॉमनवेल्थ का जब मेंबर इंडिया बनता है, तो उससे भी हमारा सोवरेंटी कोई, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इंडिया एक सोवरेन कंट्री, यानी हमारा जो इंटरनल पॉलिसी है और एक्सटर्नल पॉलिसी है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे कोई भी कंट्री से हम पूछ कर कोई काम नहीं करेंगे कि भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहेगी, जो हमारे कंट्री के लिए बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। यही कहता है सॉवरेंटी। यानी इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, नो फॉरेन पावर हैज कंट्रोल ओवर इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपको जैसे एग्जांपल हम बता दें, जैसे कि मान लीजिए अभी यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें इंडिया को दोनों कंट्री से रिलेशन अच्छा रखना है, ईरान के साथ भी रिलेशन अच्छा रखना है और यूएस के साथ भी अच्छा रखना है। ठीक है, इसमें इंडिया ये नहीं दिखेगा कि ईरान से अगर यूएस का ईरान के साथ वॉर चलो तो हम ईरान के साथ अपना दुश्मनी कर ले ताकि यूएस हमारा फेवर में रहे, ऐसा नहीं है। हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीजों को सेटल करते हैं, अपने पॉलिसीज को सेटल करते हैं। यानी अगर ईरान से इंडिया को फायदा है, हमारे कंट्री के लिए पॉजिटिव है, तो उससे हम रिलेशन अच्छा रखेंगे। भले ही यूएस को वो खराब लगे या अच्छा लगे, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। हमारा जो आज के समय जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर हम काम करते हैं, ये कहलाता है सॉवरेंटी। दूसरा है सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। आपको बता दें ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, मैं आपको बता दूं। लेकिन सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बोला जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहां पर हम मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि आपको बता दें कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था और इंडिया में जब ये पॉलिसी पे बात हो रही थी कि इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी यहां पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूएसएसआर मॉडल यानी सोशलिज्म मॉडल को देखना चाहते थे, और बी आर अम्बेडकर जो थे वो चाहते थे कैपिटलिज्म। लेकिन बाद में दोनों को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। यानी आज हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ स्टैंड करते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ, और कहते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट ओनरशिप एवरीथिंग, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपिंग द कंट्री और अचीविंग द एम। तो हमारा एम क्या है, पॉवर्टी खत्म करना, गरीबी हटाना, इनइक्वालिटी असमानता हटाना। इसके लिए हमारा जो कंट्री का जो पॉलिसी है वो क्या है, सोशलिस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्युलर। याद रहे ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 1976 में जाकर हमारा कंट्री सोशलिस्ट हुआ। हमारा कंट्री ऑलरेडी सेक्युलर था, और ये सेक्युलरिज्म हमारे कंट्री में दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल 25 से लेकर 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पर फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां पर बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता, सभी धर्म यहाँ पर बराबर हैं। सभी धर्म के लोगों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, अपने हिसाब से वो जिस तरह से जिस वे में अपने गॉड, अपने भगवान, अपने ईश्वर के साथ संपर्क करना चाहते हो कर सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है अपने रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस अफेयर को अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस के हिसाब से चलाने का। तो ये सेकुलर हुआ। डेमोक्रेटिक की बात करें तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है वो आपको बेसिकली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है, और आपको बता दे एक होता है प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी आपको यूएस में नजर आएगा, और पार्लियामेंट्री यू विल सी इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, या ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करना।
और लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, लॉ बनाना। तो जो लॉ बना रहे हैं और उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों का कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की गई है ना। पीपुल होल्ड अल्टीमेट पावर, सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एम्फसाइज्ड बाय अंबेडकर, यानी कि हमें जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की गई है। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे यहाँ पर मोनार्कियल नहीं है, मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं है, हेरिडेटरी राइट नहीं है कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। ओके, भले ही इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग मिलकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। लेकिन ये जो वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए जो होते हैं, इनको आखिर यहाँ की जनता ने इनको वोट करके उस जगह पे ले गए हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ अस दे आर वोटिंग एंड चूजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हमारे पास कोई हेरिटरी रूल नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन पब्लिक पोस्ट के बारे में बताया गया। रिपब्लिक जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस यहाँ पर क्या है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय सबके साथ होगा। यानी सोशल जस्टिस में नो कास्ट, जेंडर और रिलीजन बैच, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, है ना। इस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में। सरकार सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, यहाँ पर सबको एक वेल्थ मतलब इन इक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की जाती है, जैसे कि आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स वगैरह गवर्नमेंट जो लाए। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पॉलिटिकल जस्टिस होगा। इसमें बोला गया इक्वल राइट एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सबके पास इक्वल राइट्स है और दे कैन पार्टिसिपेट इन अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, और सबका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे पहुंचने का। फिर यहाँ पर बात करते हैं लिबर्टी के बारे में। स्वतंत्रता क्या है कि दो आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में नजर आ जाएगा। लिबर्टी है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, दिस इज गिवन इन योर आर्टिकल 19। ओके, 19 राइट टू फ्रीडम। उसके बाद फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट लिबर्टी, न्यायालय में लागू अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच टू, अंडर आर्टिकल 226 you can approach to high court and under article 32 you can approach to supreme court on violation of the constitution। अगर आपका समय मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो आपके पास अधिकार है, यू कैन गो। और ये हमने लिबर्टी कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से इंस्पायर हुआ है। इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात की है। जैसे आर्टिकल 18 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी सबके लिए मिलेगा, so everybody is eligible for doing a job। okay, और आर्टिकल 17 कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इनक्वालिटी की बात की है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि एवरीबडी हु आर मोर देन एज ऑफ 18 ईयर्स आर एलिजिबल टू वोट, और उसमें भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है रिलीजन के बेसिस पे। इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा आर्टिकल 39 में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बताया गया है कि सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर सब कोई एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनके सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में, बंधुत्व बात करते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बताया गया कि ब्रदरहुड के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पर, और सिंगल सिटीजनशिप हमने कहा किस कंट्री से बोरो किया है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रॉम विच कंट्री इंडिया ओके बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ओके, सिंगल सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, और कितने से कितने आर्टिकल तक सिटीजनशिप दिया गया वो भी आप लिखिएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल के डिग्निटी के बारे में बात की है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो फ्रेटर्निटी क्या था, इट हेल्प ओवरकम कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड सेशनिज्म, यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है उसको कम करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रियम्बल में हमने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ बताया गया है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली दी कंट्रोवर्सी ऑन प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल क्या संविधान का हिस्सा है या नहीं। सबसे पहले जो ये केस आया था बेरूबरी केस 1960 में, 1960 में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रियम्बल इज जस्ट अ रेफरेंस। ओके, अगर इफ पार्लियामेंट हैव एनी okay confusion regarding any of the concept then they must see preamble। तो preamble का आप हेल्प ले सकते हो अगर किसी में कंफ्यूजन हो रहा कोई वर्ड को लेकर, लेकिन preamble संविधान का हिस्सा नहीं है। preamble is not a part of constitution। this was said by said in Berubari case by supreme court ने इसे 1960 में कह दिया था कि preamble is not the part of constitution so it can't be amended।
लेकिन यही फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया कब? तो केशवानंद भारती केस 1973। 1973 का जो केशवानंद भारती केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हैव सम लिमिटेशन, ओके, लिमिटेशन पावर है। ही कांट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का जो जजमेंट था बेरी उसको ओवररूल किया और कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विद इट्स आइडियल्स। और एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 में भी यही कहा गया, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 3 जजमेंट में से 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फाइनल ओपिनियन की बात करें तो यहां पर बताया जाता है कि क्या आज के समय, अगर क्वेश्चन हो, क्या आज के समय प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है? आपको पता है कि अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर बोला गया है कि प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है और प्रियम्बल स्टैंड फॉर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बेसिक फीचर है। प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर्स को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, ओके, सोवरेनिटी है, दिस आर द सम, फ्रेटर्निटी है, दिस आर द सम बेसिक फीचर्स, सो कांट अमेंड दिस थिंग्स। बट रिमेंबर, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये कोई लेजिस्लेटिव पावर का सोर्स नहीं है। एंड प्रियम्बल इज आल्सो नॉन जस्टिसेबल, ओके। इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल कैन नॉट बी जस्टिसेबल फ्रॉम द कोर्ट, ओके, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, but preamble is not enforceable by court. It is not a source of legislative power. It is just we can say a part of constitution and give a entire summary of Indian constitution. तो प्रियम्बल को 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे जरूर फोकस करिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया था ओनली वन टाइम। अभी तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ, ओनली वन टाइम। और 3 वर्ड्स जोड़ा गया इसमें। कितने वर्ड जोड़े गए? 3 वर्ड्स। कौन कौन थे? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, और इसके बाद जोड़ा गया इंटीग्रिटी, ओके, इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया, ठीक है। So, as part of the constitution, it can be amended under Article 360. However, basic structure cannot be amended. याद रहे कि इसका बेसिक फीचर को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और ये ध्यान में रखना है कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल। तो यहीं पर बताया गया कौन कौन से वर्ड को जोड़ा गया है। सोवरेन, सेकुलर, है ना, सोवरेन को जोड़ा गया। देखो कौन कौन से सोवरेन, सॉरी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया है, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फाइनल कंक्लूजन यहां पर आता है कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है। तो प्रियम्बल के बारे में याद रखना है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस जजमेंट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर केशवानंद भारती केस। प्रियम्बल को एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, 3 वर्ड्स को जोड़ा गया है। एंड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होरोस्कोप, ये किसने कहा आइडेंटिटी कार्ड? इसे एन.ए. पालकीवाला ने कहा। और होरोस्कोप किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा। तो इतना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो यू कैन इजिली solve the question based on preamble. Okay, so we'll meet you in the next video and talk about next important concept. Thank you everyone.